अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लाहौर के GPO चौक पर आज वकला और पुलिस के दरमियान जंग की सी कैफियत रही है और सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर मुकदमात के खिलाफ एहतजाज जारी था कि पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शेलिंग की गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी आइंदा रोज़ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से भी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह बेंच तश्कील दिया गया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज अदालत ने बुशरा बीबी की जो बनीगाला सब जेल करार दिया गया था वहाँ से अडियाला जेल मुंतकली के हवाले से जो है वो अहकाम दिए हैं और जो बनीगाला को सब जेल करार दिया गया था और उसका हुकूमती नोटिफिकेशन को बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इसके साथ साथ आज साइफर केस की भी समाअत हुई है जिसमें बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी। ओवरऑल इसका जिक्र करेंगे। आज पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा, खालिद जमील, अजहर जावेद और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा कर वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले समीना पाशा आपकी तरफ आऊँगा। आज यकीनन पूरा दिन आपने देखा है कि लाहौर में जो वकला के साथ हुआ, पुलिस और वकला के दरमियान जो है वो हाथापाई रही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पंजाब जो है एक पुलिस स्टेट बन चुका है? जी, बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़। बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे जी आज फिर हमने देखे लाहौर में। और बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही कि पंजाब एक पुलिस स्टेट का ही मंजर पेश करने लगा है, जहाँ पर किसी को भी जो उनका बुनियादी हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, वो उनको नहीं दिया जा रहा। वो भले फिर पॉलिटिकल पार्टीज हों, भले वो फिर किसान हों, भले वो फिर वकला हों, भले वो नाबीना अफराद हों, यानी कोई भी सड़क पर नहीं आ सकता। पहले ये सिर्फ महदूद की गई थी पाबंदी जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि वो रैलीज नहीं निकाल पा रहे, जलसे नहीं कर पा रहे, इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इसको एक तरह से हर एक मकतबा फ़िक्र के लिए ही ये तय कर दिया गया है कि आपने एहतजाज तो करना ही नहीं है, सड़क पर तो आना ही नहीं है। मुझे पंजाब पुलिस के रवैये के हवाले से बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं ये समझती हूँ कि पंजाब पुलिस तो एक PMLN के अस्करी विंग की तरह बिहेव कर रही है, जो हम पिछले 2 साल से खास तौर पर और ओवरऑल भी सानिया मॉडल टाउन से आप देखना शुरू करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि इनकी लॉयल्टी ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ शरीफ फैमिली के साथ है। और ये किस तरह से उनके मुखालिफिन के ऊपर टूट पड़ते हैं, ना इनके आगे कोई किसी किस्म का कानून मायने रखता है। ये तो नहीं है कि अगर आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से आपका ताल्लुक है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए कोई कानून नहीं है या आपके ऊपर कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मातर पितर आजादी मिल गई अगर आपने यूनिफॉर्म पहन लिया है। लेकिन यहाँ पर हमें यही सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर बात कहूंगी कि वकला का ये एहतजाज भी और खास तौर पर जो ऐसे वकला, ऐसा ग्रुप जिसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, उनकी तरफ से ये एहतजाज भी मेरे लिए वैसे सरप्राइजिंग था। क्योंकि आमतौर पर तो हम यही देखते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने अपने ग्रुप को खासा मैनेज करके रखा हुआ है, जो कि इससे पहले जितनी भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से इंसानी हुकूक की पामालियां हुई, जिस तरीके से आपने देखा कि बुनियादी जो इंसानी हुकूक थे वो मुअत्तल रहे, खवातीन के साथ इस मुल्क में पिछले 2 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये वकला खामोश रहे, इनकी तरफ से कोई एहतजाज नहीं किया गया, कोई सड़क पर आने की धमकी नहीं दी गई, कोई बॉयकॉट नहीं किया गया। और जब आज अपने ऊपर इनके बात आई है तो आज इनको याद आ गया कि हमने एहतजाज भी करना है, हमने हड़ताल की कॉल भी देनी है। तो ये एक मेरे लिए देखना कोई इतना अच्छा अमल नहीं था। आप वकला हैं, आप आइन और कानून के मुहाफिज हैं, आपको चाहिए कि जब आप मुल्क में 2 साल से आइन की पामाली देख रहे थे तो आप तब भी इसी तरह आवाज बुलंद करते, इसी तरह सड़कों पर आते। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और अज़ाइम भी हो सकते हैं जो ये आज उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। बहरहाल एहतजाज किसी भी वजह से हो, ये हक है कि वो एहतजाज करें और उसकी तरफ उसके ऊपर जिस तरह से पुलिस ने एक तरह से क्रैकडाउन किया और जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया, ये हर तौर काबिल मुज़म्मत है। ठीक है, काबिल मुज़म्मत अमल है ये। इसी पे मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सियासी जमातें निकलें पंजाब की, जब हम बात करते हैं किसान बाहर निकलें, असातिज़ा बाहर निकलें तो पुलिस सामने आती है और उनको जो सख्ती से जो है पेश आया जाता है। इस वक्त हम सूरत हाल जो देख रहे हैं वो आपके सामने है, जैसे जिक्र किया गया कि पुलिस स्टेट की सी कैफियत हमें दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं, पंजाब हुकूमत की जमहूरियत के हवाले से दावे तो किए जाते हैं मगर इन एहतजाज के हवाले से पॉलिसी क्या है?
देखिए, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक, आप ज़हन में ये रखें कि वो एक कहावत है ना कि अगर कोई बादशाह या किसी लश्कर का सरबराह बाग में से एक अगर सेब तोड़ेगा तो उसकी जो सिपह है या फ़ौज है वो पूरा पूरा बाग उजाड़ देगी। और दूसरा आप ये देखें कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं और आए रोज़ तहरीक-ए-इंसाफ मुख्तलिफ प्रोटेस्ट करती है, रैलीज़ निकालती है और जो इलेक्शन नताइज और अवाम को जो मूड है, उसमें नज़र ये आता है कि जो हुक्मरान तबका है पाकिस्तान में या जो इशराफिया है, जो इक़्तिदार में हमेशा रहा है, उसको जो अपना एहसास शिकस्त है, वो दिल से कबूल नहीं कर रहे और उनको एक शदीद गम-ओ-गुस्सा है उन तमाम अवामी अनासर के खिलाफ जो ना तो उनका नैरेटिव तस्लीम कर रहे हैं, ना उनकी अथॉरिटी तस्लीम कर रहे हैं, ना उनकी जो पॉलिटिकल इस वक़्त आप गवर्नमेंट कह लें उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस वक़्त आपको मिक्स नज़र आएँगी और पंजाब क्योंकि महवर और मरकज़ है पाकिस्तान की सियासत का और इक़्तिदार की ताकत का भी महवर और मरकज़ है कि जो पंजाब को फ़तह कर लेता है, वो मुल्क की हुकूमत या इक़्तिदार को फ़तह करता है। तो इसलिए अमली तौर के ऊपर आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखेंगे तो पंजाब की जो गालिब अक्सरियत है, उसका जो राय है वो कुछ और है। लेकिन हुकूमत वहाँ पे इस वक़्त उस राय के बरअक्स है, मरकज़ में भी ऐसी सूरत-ए-हाल है। तो ऐसे हालात में आपको हर उठती हुई आवाज़, हर उठते हुए कदम जो एहतजाज की तरफ आएँगे, उसके ऊपर आपको ऐसा ही रद्द-ए-अमल नज़र आएगा। इसकी 2 वजूह एक तो ये है कि इस वक़्त जो ताकतवर इशराफिया है, उसने कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को इतनी खुली छूट दी हुई है कि आप एहतजाज करने वाली हर आवाज़ को, हर कदम को कुचल डालें। उसमें आप भावल नगर का वाक़या आपके सामने आ गया कि वो जब उनके अपने घर तक एक-दूसरे की हाथ पहुँचे, तो फिर उसका क्या रिएक्शन हुआ। यही आप अभी जो अगर जैसे अभी यस्मीना साहिबा कह रही थी कि ये अगरचे ये वुकला जो है, ये प्रो गवर्नमेंट समझे जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बार का ऐसा उन ग्रुप जो है कि ये लेकिन इन्होंने शायद दिन गलत इंतखाब कर लिया 8 मई का। अगले रोज़ जो है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने इंतखाब किया हुआ था कि हमने कल ये कुछ करना है। आज का इंतखाब अगर इनका ये ना होता तो शायद इतना रिएक्शन ना होता और इनका इश्यू भी जो है कि वो कोर्ट्स की मुंतकली या उसका मामला है, इनका पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। तो आज के दिन अगर ये इन्होंने इंतखाब किया लेकिन दूसरी तरफ वही पुलिस फ़ोर्स, वही पावर्स, वही इख्तियारात उनको दिए हुए थे कि हर उठती हुई आवाज़ को, हर बढ़ते हुए कदम को आपने कुचलना है, तो उन्होंने वैसा ही इनके साथ सलूक किया और वही वुकला जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, इस सारे के सारे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, वही आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कहते हुए हमें सुनाई दिए गए कि ये पंजाब की जाली हुकूमत है, ये अवामी सही। मैंडेट ही नहीं है इसके पास, जाली हुकूमत के इक़दामात हैं। ठीक है, तो मेरा आपका ख़्याल है ये कि ये पॉइंट सारी है। चीज़ें मिक्स थी, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं अज़हर जावेद साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 2.5 माह में हमने देखा है कि जब भी कोई मसला आता है, कोई एहतजाज के लिए रुख करता है पंजाब में लाहौर का सूबाई दारुल हुकूमत का, तो उसे पुलिस के ज़रिए दबा दिया जाता है, वक्ती तौर पर उसे डिस्पर्स करने की कोशिश की जाती है ताकि इस तरह के एहतजाज जो हैं वो उनको दबाया जाए। आप क्या समझते हैं कि उनके मसाइल के लिए भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि उसको संजीदा तौर पर लिया जाए और उन मसाइल को जड़ से हल किया जाए, जड़ से खात्मा किया जाए उन मसाइल का? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पंजाब पुलिस तो इस वक़्त मेरा ख़्याल है सबसे मज़लूम फ़ोर्स होनी चाहिए इस वक़्त, जो गुज़िश्ता 2-3 वाक़यात उनके साथ पेश आ चुके हैं। अगर आप भावल नगर में देखें, फिर मेरा ख़्याल है जेहलम में जो कुछ हुआ और उसके अलावा दूसरे वाक़यात हैं, तो देखें ये पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हर दौर में हुक्मरान जो हैं वो पंजाब पुलिस को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे हैं। आप परवेज़ मुशर्रफ के दौर से चले जाएँ, जब मेरा ख़्याल है यही हाई कोर्ट थी, इसके बाहर जब वकला की रैलियाँ निकलती थीं, वो जो अदलिया बचाओ मार्च था, तो उसमें भी पुलिस का यही रवैया होता था वकला के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2014 का धरना था, उसके हवाले से, उसके बाद अगर आप देखें मुख्तलिफ जो टीएलपी के, जो आपने मॉडल टाउन वाला ज़िक्र किया, उसमें भी पुलिस की जो सूरत-ए-हाल रही। उसके बाद अगर आप देखें तो टीएलपी के वर्कर्स के साथ बल्कि ये भी रिपोर्ट किया गया कि शहादतें भी हुई, इसी लाहौर पुलिस पर इल्ज़ाम लगा। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में जो तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, उस पे बात करने की ज़रूरत है। उसमें जो किसी को भी उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। ये बात एक हमें प्रिंसिपली इस पे एग्री करना चाहिए। जहाँ तक आज के वाक़ये की बात है, तो मेरा ख़्याल है आज के इस वाक़ये को, जैसे मेरे दोनों जो कोलीग्स हैं, उन्होंने एक तरफ तो मज़म्मत भी की और दूसरी तरफ जो ख़दशे का इज़हार किया है कि जी ये तो हुकूमती वकला ही थे जिनको किया। तो ये देखें, एक पहलू ये भी देखें कि आज हमें बात कर रहा होना चाहिए था 9 मई पे, 9 मई के वाक़यात के हवाले से।
तो कैसे मतलब इस वाकया के बाद रुख जो है वो इसकी बात आज हम कर रहे हैं, नहीं 9 मई की बात नहीं कर रहे। यही कल जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, तो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है कल जो उन्होंने कॉल दी हुई है वो तो इस एहतजाज में दब जाएगा। जो मीडिया है वो सारा दिन वकला की तहरीक को, उनके बायकाट को, उनके मुजाहरों को कवर करेगा। तो एक मेरा ख्याल है कि ये जो कहा गया कि मिली भगत है, तो शायद ये मिली भगत ही हो। 4 लोगों को डंडे लग गए, 4 लोगों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया 10-15। तो इसको आप बड़ी गौर से देखने की सही। जरूरत है कि इसके पीछे मकासद क्या थे। क्या ये 2 दिन जो मीडिया अटेंशन 9 मई की तरफ होनी थी, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ होनी थी, या स्टेट के हवाले से या हुकूमत जो कुछ कह रही थी, तो इसको बड़ी खूबसूरती के साथ आज 8 मई मोड़ दिया और गया। कल ठीक है। 9 मई दोनों दिन हम यही बात कर रहे होंगे। और इसी इत्तेजार, हालांकि ये एक लोकल इशू पे है, लाहौर हाई कोर्ट पे अदालतों के हवाले से जो मामला था, तो ये एक बड़ी जिसने भी की है बड़ी खूबसूरती इसके और पीछे टेक्निक अजाइम के का साथ खदशा मौजूद। उसके ठीक है, ठीक है जी, अजाइम का जिक्र कर रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया अजहर साहब। इसके पीछे कोई ये वजह भी हो सकती है कि 9 मई के एहतजाज को दबाया जाए। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, पूरा दिन कल आज हमने देखा कि जो है वो सूरत हाल ऐसी रही कि मैदान जंग बना रहा लाहौर का GPO चौक, और शाम को जो है वो बयानात आए और वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि उन्होंने IG पंजाब को, पुलिस को हुक्म दिया था कि वो जो हैं फौरी तौर पे इसको रोकें और इससे गुरेज किया जाए शेलिंग से, और इस तरह के लोगों को जो है वो गिरफ्तार करने से गुरेज किया जाए। इसी तरह वफाकी वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारान, उनकी जानिब से भी ये बयान शाम में आ गया। तो क्या इस मामले को अब ईज आउट करने की कोशिश की गई, या ये खुद ही जिन अज़ाइम का जिक्र किया जा रहा है इसके पीछे वही राज पोशीदा है? देखिए, एक तो पिछले 1-2 साल के अंदर हमने देखा कि पंजाब पुलिस जो है वो वुकला के घरों में जाती रही। हमने वुकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात देखे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन यही बार्स कहती थी, एलानिये जारी किए जाते थे और कहा जाता था कि किसी सियासी जमात को बार का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज एहसन भून साहब गुफ्तगू भी कर रहे थे, उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब भी इन्वॉल्व हुए, शहजाद शौकत साहब का भी बयान आ गया, सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं। उनसे पूछना चाहिए ना कि सर, पिछले 1 साल में जब वकीलों के साथ होता रहा तो आप कहां पे थे, आपकी बार्स कहां पे थी? ये जो आपने पंजाब पुलिस का, वो पंजाबी में कहते हैं झाका खोलना, ये जो आपने झाका खोला है, तो अब चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। अब आज यूं लगा जैसे पंजाब पुलिस ने डंडा भी इस्तेमाल किया और वजीर आला ने एट द एंड ये भी कह दिया कि मैंने IG को कह दिया है कि आप ताकत के इस्तेमाल से जरा गुरेज करें। फिर उनका जरा वुकला भी जरा जाए ना अपने हाई कोर्ट के साथ जो है मामलात को खुश उसलूबी से एमिकेबली हल कर लें। तो उन्होंने यूं लगा जैसे पंजाब पुलिस जरा मौके की ताक में थे। पहले तो हम घरों में जाते थे, आज जरा कैमरों के सामने इनको फेंटा लगाते हैं और इनके ऊपर जरा शेलिंग वेलिंग भी करते हैं, इनको बताते हैं कि लाहौर शहर में भी आपके साथ ये किया जा सकता है। और उसके बाद ये जो हुआ तो वो आपके सामने है। अब जहां तक बात है कि उसके पीछे अजाइम क्या हो सकते हैं, एहसन भून साहब का उसमें इन्वॉल्व होना खुद एक सवालिया निशान है। पिछले थोड़े अरसे में वुकला ने इस लॉन्ग मार्च, इस मॉल रोड के ऊपर बहुत ज्यादा मार्च किए, बहुत ज्यादा रैलियां निकाली, आपको कहीं दिखाई नहीं दिए। शहजाद शौकत साहब का बोलना, ये वही शहजाद शौकत साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ये बंद कर देना सर लाइव स्ट्रीमिंग। आज वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे थे या जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे और शक पैदा हुआ कि ये चीजें क्या है। फिर आजम नजीर तारड़ ग्रुप जो है, जो इस वक्त बुनियादी तौर पे आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाता है, भाई वो हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून की हिमायत उनको हासिल है। आजम नजीर तारड़ साहब विफाकी वजीर हैं कानून के, उनके होते हुए लाहौर में वकीलों को फेंटा लगा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें सियासत इन्वॉल्व नहीं, बाद में कह रहे हैं उन्होंने वजीर आला से राब्ता किया। किस बात के ऊपर राब्ता किया है? आपको नहीं पता था कि कल वकीलों ने एहतजाज करना है? क्या आपको नहीं पता वकीलों का क्या प्रॉब्लम बना हुआ है? कोर्ट्स की तकसीम का मामला, चले उसको एक अलग से देखते हैं। आज भी अब्दुल मतीन को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा आपने गिरफ्तार वो दर्ज किया और उसके बाद जो कुछ किया। तो ये जो सब कुछ हुआ है ये कुछ नया नहीं था, लेकिन इससे बार्स को सीखना चाहिए। वुकला के अंदर एक आम तौर पे चूंकि खाकसार कानून पड़ा हुआ है और एक छोटा मोटा उनसे ताल्लुक है, तो वो कहते हैं कि एक पे हमला सब पे हमला, और ये उस उसूल को भूल गए थे कि ये देखते रहे कि जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए वुकला है ना, इनके ऊपर हमला हो रहा है। तो आज सबके ऊपर हमला हुआ है, तो उम्मीद है अब जरा तसल्ली हुई होगी। अब बार्स वाले सर जोड़ के बैठे, अपने इख्तिलाफात भुलाएं, और मेरे ख्याल है इसके ऊपर मौसर जवाब आना चाहिए। कल
सिर्फ हड़ताल से बात नहीं बनेगी। आपको कटहरे में खड़ा करना चाहिए सीसीपी लाहौर को। सीसीपी लाहौर साहब ने पिछले 1 साल में नित नए रिकॉर्ड लाहौर के अंदर कायम किए हैं। आपका हक बनता है कि डीआईजी ऑपरेशन को कटहरे में खड़ा करें और कम से कम ये प्रेसिडेंट सेट करें कि काले कोट की कोई हुर्बत को इस तरह से पामाल न करें। और ठीक कोई है। उनका अगर मुतालबा था भी, गलत था या सही था, उसको छोड़ देते। जिस तरह समीना साहबा कह रही थी, आप एहतजाज तो करने देते। उन्होंने क्या ठीक है, गलत किया? एहतजाज एक कमला बुनियादी तोड़ा, हक है। किसी पे हमला उसे किया और आपने वहाँ वाटर कैनन्स और आपने एक रीत बना लिया पंजाब के अंदर, जुर्म बन गया यहाँ पे। आप बाकी तो हुकूमतें और अखलाकियात और जमहूरियत आपको याद आती है। जमहूरियत में एहतजाज भी एक बुनियादी उसूल होता है, उसको भी याद रखा गया। उसको भी याद रखा जाए। इसी के साथ ही बिल्कुल ये बड़ा अहम मामला है और फ़ज़ाइम का भी मामला आ रहा है कि आइंदा रोज़ जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानब से हड़ताल भी की गई। अब देखते हैं कि उस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। इस हवाले से मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम के हवाले से बाकायदा तौर पर बेंच तश्कील दे दिया है। कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये बताइएगा कि इससे हुकूमत कैसे निपटेगी? मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर मैसेज है उन तमाम एक्टर और फैक्टर्स के लिए जो गुज़श्ता पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुसलसल अदालतों के ऊपर दबाव डालते रहे हैं और मीडिया को या अननोन सोर्सेज के जरिए जो प्रोपेगेंडा किया जाता है मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ या जजों के खिलाफ, उसको एक ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी जो हुआ सो हुआ, अब आप मुहतात हो जाइएगा। एक मामला जो अभी पिछले 1-1.5 साल से जो ये सियासी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके तनाजुर के अंदर जितना भी दबाव है, उसको तो उन्होंने खतूत में लिख कर जो है कि अपने चीफ जस्टिस और फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक मामला पहुंचाया। फिर चारों हाई कोर्ट्स ने अपना अपना नुक्ता नजर दे दिया। उस सारे मामले के ऊपर तो अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब पिछले 1 महीने से जो कुछ हो रहा है उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार ने ये चीफ जस्टिस अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा और ये खत उसी नौयत का है जो पिछले साल भी इन्होंने खत लिखा था, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खामोशी इख्तियार की थी या उस वक्त जो मुतलका इंटेलिजेंस हुकाम थे उनसे बात करके ये यकीन दहानी कराई कि आइंदा नहीं होगा, लेकिन वो मुसलसल होता रहा। इस बार जो है कि एक तो जजेस ने खुद जो ऑलरेडी केसेस इस वक्त ज़ेरे समाअत है उसमें इदारों ने जहां मुदाखलत की, अभी आपको रिसेंटली आईबी, पीटीए, पेमरा और एफआईए ने मुदाखलत की और जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर एतराज किया और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, तो उनको तो तौहीन अदालत के नोटिस चले गए हैं और उनमें से अब दरखास्तें भी वापस लेते फिर रहे हैं और उनको 5-5 लाख जुर्माना भी हुआ है। ये बेसिकली वो मैसेज है बड़ा क्लियर हुकूमत को, इंतजामिया को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, स्टैब्लिशमेंट को कि आप अपने काम से काम रखिए, हमें कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ करने दीजिए और ना हम आपके काम में मुदाखलत करते हैं ना आप हमारे काम में मुदाखलत करेंगे और अगर कोई करेगा तो फिर उससे वही सलूक किया जाएगा जो इस वक्त किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर मैसेज है। अब ये देखना है कि हुकूमत जो है सारे मामले को किस तरह से हैंडल करती है। जो हुकूमत के ज़ेहन में इस वक्त स्केच था नियर फ्यूचर और लॉन्ग टर्म जो उनके मकासद थे कॉन्स्टिट्यूशनली भी, लीगली भी और पोलिटिकली भी, उनको एक धचका लगा है जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फैसला हुआ और बिलखसूस जो ये मखसूस नशिस्तों वाला था, क्योंकि हुकूमत को अभी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उनकी खत्म हुई है उस फैसले के नतीजे में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज उनका जो है वो अभी जो है कि नहीं आएगा और जो वो अदालत के जरिए या अदलिया के अंदर जो अपनी मर्जी के जजेस तब्दील करके मकासद हासिल करना चाहते थे वो भी रुक गया है। और दूसरी तरफ से अब जुडिशरी जो है कि वो कुछ अपने कदमों के ऊपर खड़ी होकर जो स्टैंड ले रही है। तो मेरा ख्याल है कि इससे एक चीज तो अच्छी ये होगी कि बैरूनी मुदाखलत बंद होगी। दूसरा पहलू जो है कि मेरा ख्याल है वो ये भी होना चाहिए कि अब अदलिया को ये भी देखना चाहिए और एग्जीक्यूटिव को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी कि हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, रेदर देन कि एक दूसरे की डोमेन के अंदर हम इंक्रोचमेंट करें। सम टाइम अदलिया जो है उसके लिए कोई पैटर्न सेट हो सकता है। मैं अब अजहर जावेद साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी खालिद साहब के भी ये पॉइंट सामने आया कि यकीन पर मुदाखलत के हवाले से जो मामलात हैं उस जगह हम बढ़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लिए भी ये मुश्किलात होंगी। बजाते खुद हम जब जस्टिस बाबर सत्तार का केस देखते हैं, डाटा लीक होने की बात करते हैं, तो ये ज़ाहिर है आम आदमी की रसाई तो वहाँ तक मुमकिन नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये केस और ये जुर्म डाटा तक रसाई के हवाले से जो मामला है ये कितना संगीन है? देखें जी, जो भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से हुआ वो काबिल मजम्मत है और उसको जो भी जिम्मेदार है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। बड़ा एक ऐसा इकदाम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई कर रही है।
इसको हमें लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा पीछे क्या होता रहा है। हम इसके क्या ये पहली दफा मुदाखलत हुई है या इसके जो ये इस हद तक पहले मुदाखलत तो होती रही कि अब वो लोग जो मुदाखलत करते हैं उनके हौसले बहुत बढ़ गए। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज्यादा पीछे ना जाएं, हम साकिब निसार साहब तक चले जाएं, तो जो अंधेर नगरी उन्होंने मचाई, जो कुछ उन्होंने किया, जो जस्टिस शेख अजमत सईद थे, वो जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ उनकी तस्वीर बनवाई। क्या आप भूल गए कि साकिब निसार साहब और ये जब फैसले हुए जो शरीफ फैमिली के खिलाफ, तो अदालतों के अंदर कौन बैठा हुआ था, किस किस की फैमिली थी और कौन कौन नारेबाजी करता रहा? क्या आप भूल गए कि साकिब निसार साहब ने जस्टिस एजाजुल अहसन को निगरान जज बनाया और किसके कहने पे बनाया? इस्लामाबाद में बैठे हुए जो लोग हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के वही लोग जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि जो डीजीआई एसपीआर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और उन्होंने वजह कहा कि 2014 से शुरू करें, जब धरने हुए थे तो उस वक्त कौन था? 2018 में आए जब ये पनामा के नाम पे जो अकामा पे नाहली हुई थी, उस वक्त क्या जजेस आजाद थे? क्या जजेस इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं वर्दी वालों के साथ बैठ के फैसले नहीं करते थे? क्या ये इल्जाम नहीं है कि जो फैसले लिखे जाते थे वो सरीना होटल से आते थे? क्या ये सही नहीं कि जो एक जियो के रिपोर्टर थे आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने एहतसाब अदालत से एक हाजिर सर्विस अफसर को निकलते हुए पकड़ा था और उसकी बाकायदा वीडियोस भी हैं? तो ये एक लंबा सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। ये पहले भी गलत था और अब भी गलत है, लेकिन मसला बता क्या है कि वो कहते हैं जो अपनी मर्जी का इंसाफ होता है वो हम लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी जो सूरत हाल दरपेश है, मुझे तो यहाँ बैठ के एक लगता है कि एक सियासत अदलिया के अंदर भी पूरी तरह इस वक्त जारी है और इवन बाज लोग तो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि अदलिया को जो ये सियासत है इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर हम देखें कि पहले भी इल्जाम लगता रहा कि 4 जज एक तरफ है, 3 जज एक तरफ है, 2 एक तरफ है। क्या अदलिया इस काम के लिए होती है? बरतानिया के जो अदलिया का म्यार है, मैं एक बात यहाँ पे बताऊं कि जब केस यहाँ पे शुरू हो जाता है तो जज को इवन ये भी अलाउ नहीं होता, ज्यूरी को ये भी अलाउ नहीं होता कि वो उस केस के हवाले से या उस शख्स को जिसके खिलाफ केस चल रहा है या जिसने केस किया उसके बारे में वो कोई मीडिया को भी नहीं देख सकते जितनी देर वो ट्रायल होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो केसेस हैं जितने भी हैं वो सारे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा चेंज होना चाहिए। हमारे जो जज साहिबान हैं सारे काबिल एहतराम हैं, उनको बैठ के अपने इस अदारे की इज्जत के लिए, इसकी बहाली के लिए उनको इकदाम उठाने होंगे। नहीं तो आपस में लड़ते रहेंगे तो 10 साल बाद भी हमें यही सूरत हाल यही होगी। इदारे की बहाली के लिए काम करना चाहिए। समीना पाशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ पॉइंट्स अभी जैसे अजहर जावेद साहब ने भी उठाए हैं। एक तो अदलिया के अंदर धड़ेबंदी का मामला है, एक तासुर है और उसमें फिर सियासी जमातें जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र है, फिर सियासत की भी अभी बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल इसी के ज़िमन में ये भी है कि सोशल मीडिया के हवाले से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर तो आपका कमेंट में चाहूँगा, लेकिन इसके पीछे आप क्या समझती हैं? कौन अनासिर हो सकते हैं जो अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं? क्योंकि अब ये भी बात हो रही है कि इसके पीछे भी जो है वो हुकूमत है, हुकूमत का नाम सामने आ रहा है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है अक्सर हम यही रविश देखते हैं सियासी जमातों की तरफ से स्पेशली कि जिसके भी खिलाफ फैसले आते हैं वो जजेस को टारगेट करते हैं। फैसलों पे तनकीद बिल्कुल हक है और होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे यहाँ फिर लाइन क्रॉस होती है और फिर ज़ातियात पर बात आ जाती है और अदालतों को और फिर ख़ास तौर पर जजेस को ज़ाती हैसियत में भी निशाना बनाया जाता है और ये कभी एक तरफ होता है और कभी दूसरी तरफ होता है। कुछ अर्सा पहले तक यही हुकूमत आपको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हुर्मत और तकरीम के लिए JITs बनाती हुई नजर आ रही थी और करती हुई नजर आ रही थी कि जो इनके खिलाफ खबरदार जो किसी ने बात की हो, और सहाफियों को भी नोटिस जारी हो रहे थे और भी लोगों के खिलाफ जो है वो बातचीत की जाती है। तो दूसरी तरफ अब यही हुकूमत है जिसके ऊपर ये इल्जाम आ रहा है कि वो दूसरे जजेस के हवाले से मुख्तलिफ डेटा लीक कर रही है या उनके खिलाफ कोई कैंपेन चला रही है, और उसमें हम बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट देखते भी हैं जो कि बराह रास्त या तो हुकूमती अकाउंट हैं या फिर हुकूमत के करीब लोगों के समझे जाने वाले अकाउंट्स हैं। तो ये अब बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रविश अब हम देखना शुरू हुए हैं, जो पहली दफा ही हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामलात के ऊपर अब 2 बेंचेस भी बन गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुख्तलिफ बेंचेस, और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी लिखा और जो इसी तरह से
उससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से भी गई जो दरख्वास्त, तो दोनों के ऊपर अलग अलग बेंचेस बन गए हैं। अब इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो जाहिर है मजीद इंकशाफात होंगे कि कौन लोग थे इस मुहिम के पीछे और उनके अज़ाइम क्या थे। लेकिन बहरहाल हमारी तारीख इतनी भरी हुई है इस तरह के वाकयात से, जैसे अभी अजहर सिद्दीक साहब बड़े सही तौर पर मेंशन भी कर रहे थे कि अगर आप देखें तो भरी हुई है तारीख हमारी, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे अदलिया इन्फ्लुएंस होती रही है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस बराह रास्त रहा है, मुख्तलिफ हुकूमती अगर हम अदवार देखें तो उनका भी रहा है। अब उसमें एक फैक्टर सोशल मीडिया भी आ गया है। तो ये बात दुरुस्त है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बात बहरहाल पाकिस्तान की एक हकीकत है कि हमारे यहाँ अदलिया जो है वो इसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जो कि नहीं होनी चाहिए आइडियली। लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता अब ये चूंकि सोशल मीडिया एक नया फैक्टर है, इसको भी जब आप मजीद कुछ अरसे बाद देखेंगे कि तो अदालतों को भी समझ आ जाएगी कि इसके साथ भी कैसे टैकल करना है और इसको कितना वेटेज देना है या नहीं देना। तो मेरा ख्याल है कि आगे जो चीजें हैं उसमें बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, अदलिया के अंदर ये रियलाइज है। तो जी अब मैं उमर आपकी तरफ बढ़ूंगा, और ये आज सूरत हाल जो है, ज़ाहिर है हम पहले भी मुख्तलिफ अपने शो में ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि जब किसी जमात के ख़िलाफ़ फैसला आए तो वो तनकीद करती है, दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है, और जब उनके हक़ में आए तो फिर वो मिठाइयाँ भी बांटते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इस सूरत हाल में क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई महाज आराई की कैफियत बनने जा रही है? नहीं, कोई महाज आराई की कैफियत नहीं है, क्योंकि अदलिया की डेफिनेशन पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस होते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत होते हैं। तो काजी फायज ईसा साहब जब तक मौजूद है, मौजूदा उमर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल में डिस्टॉर्शन आ रही है। जी उमर आपकी आवाज़ कट गई है, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। मैं खालिद जमील साहब आपके सामने यही पॉइंट रखूंगा, आप देख रहे हैं कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान कोई महाज आराई की कैफियत हो? देखिए, प्रैक्टिकली फ्रैंकली मैं कहूँ को एक हद तक नजर तो आ रही है हमें साफ, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती है, काजी फाइज साहब ऑलमोस्ट उसी किस्म के मामला चाहते हैं। लेकिन जो बेशतर जजेस हैं, जो गालिब अक्सरियत है जो जजेस की, वो चाहते हैं कि अभी जो है कि बंद बांधना चाहिए। और दूसरा जो है कि मामला, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने भी हेयरिंग के दौरान हाथ से नोट लिखा कि जो अब तक हुआ है, जब से ये हेयरिंग स्टार्ट हुई है, उसके बावजूद जो कुछ किया जा रहा है जजेस के बारे में, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जो एक्शन होना चाहिए। तो ये एक वजह तनाज़ा तो है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ साहब, मेरा ख्याल है कि अकेले जो है कि अब हुकूमत को उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जितनी हुकूमत तवक्को करती है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये इसी हुकूमत का, PDM हुकूमत का बनाया हुआ है। और उसमें अब चीफ जस्टिस जो है कि वो तमाम कुली इख्तियारात के मालिक नहीं है, बल्कि एक 3 रुकनी कमेटी है जिसमें जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। और मेरा ख्याल है कि ये 3 रुकनी कमेटी ही ये फैक्टर है जिसकी वजह से ये मखसूस नशिस्तों का केस जो है कि 8 मई और फिर 8 मई से 6 मई की तरफ मुंतकिल हुआ। और जो हुकूमत इस हफ्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाना चाहती थी, उस पैकेज से पहले ही एक बेंच बना और उस बेंच ने ये काम कर दिया कि उसको मखसूस नशिस्तों को नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया और मामलात को फिर अभी एक लार्जर बेंच की तरफ मुंतकिल किया। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब शायद वो मकासद या वो पर्पस सर्व नहीं कर पाएंगे जो हुकूमत चाहती है। और कशीदगी का जो मामला है कि अगर हायर कोर्ट जो है यकीनन खालिद में से इस पे मजीद भी आपका कमेंट लेते हैं, कर देंगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत बहुत लंबी जो है जंग लड़ सके, क्योंकि वो खुद बड़ी वीक विकेट्स के ऊपर खड़ी है। अगर वो ग्राउंड उनका बड़ा मजबूत होता, उनको पब्लिक सपोर्ट उस तरह से होती जिस तरह से सियासी जमातों को होती है, तो वो फिर तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। ठीक है, कर सकते, लेकिन अभी मेरा ख्याल इतना ज्यादा नहीं होगा। इस पे मजीद भी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक भी बात करते हैं, अपने दीगर पैनलिस्ट और उमर से भी दोबारा कोशिश करते हैं कि उनसे जो है वो कनेक्शन बहाल हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं समीरा पाशा आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं कि आज जो बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली का मामला है और जिस तरीके से वहाँ से भी एक रिलीफ करार दिया जा रहा है कि PTI को मिला है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के जो हैं इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? कितनी हद तक इस कामयाबी के हवाले से वो समझते हैं कि आइंदा के लिए भी उनके रास्ते जो हैं वो खुल गए हैं या वो पुरुमीद हैं? मेरे ख्याल से अव्वल तो ये बात है कि अगर इद्दत केस का फैसला आ जाता तो मेरा ख्याल है उन्हें जेल मुंतकिल करने की जरूरत ही ना रहती, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को 2 केसेस में सजा हुई, तोशा खाना में और इद्दत में, और तोशा खाना की सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। और इद्दत केस में भी अगर सजा मुअत्तल हो जाती
तो वैसे ही उनकी रिहाई हो जाती और ये उन्हें जेल मुंतकिल करने की नौबत ही ना आती। लेकिन इद्दत केस में हम कंटिन्यूअसली ये देख रहे हैं कि किस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे, प्रोसिक्यूटर की तरफ से पहले वकील पेश नहीं हो रहे और फिर अदम एतमाद कर दिया गया और आज जज साहब खुद नहीं आए। तो इस तरह से वो मुस्तकिल तौर पर अभी तक उस तरह से प्रॉपर हियरिंग उस पर नहीं हुई है। तो बहरहाल जहाँ तक ये बात है कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया उनकी ख्वाहिश पर, उन्होंने इसके लिए 3 महीने बाकायदा केस लड़ा और उसके बाद ये फैसला उनके हक में आया। मैं इसको रिलीफ क्या कहूँ, ये कैसा रिलीफ है कि रहेंगी तो वो बहरहाल जेल में और बज़ाहिर जो अभी तक चीजें उन पे उस तरह से समझ में नहीं आ रही कि इद्दत का जो मामला है उसकी वजह से वो जो खातून है वो कैद में है, तो इसके ऊपर बंदा क्या इसे रिलीफ कहे, ये तो जुल्म ही है मेरे हिसाब से। तो जहां तक ये बात है कि जी उनका जो इस तरह से उधर शिफ्ट होना और इसके लिए बाकायदा लड़ाई लड़ना, तो मेरा ख्याल है वो तमाम अनासिर जो कि बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर खासी तनकीद कर रहे थे और जिन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया कि ये किसी डील के तहत बनी गाला में शिफ्ट हुई हैं, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर फिर इस अंदाज से इसकी एंगलिंग शुरू कर दी कि देखिए जी इमरान खान तो एक नहीं 2 पाकिस्तान वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो खवातीन कारकुनान हैं वो जेलों में पड़ी हैं और अपनी जो बेगम है उनको जनाब बनी गाला के महल में कैद किया गया है और ये सब कुछ एक डील के तहत हुआ है। तो मेरा ख्याल है उन तमाम अनासिर को अच्छा जवाब मिल गया है आज कि उन्होंने बाकायदा लड़ाई लड़के अडयाला जेल में खुद को मुंतकिल करवाया है कि वो वहां पर आम कैदियों की तरह रहना चाहती हैं। और बुशरा बीबी साहिबा के इस हवाले से किरदार को मेरा ख्याल है कि सराहना पड़ेगा कि जिनके ऊपर ये ख्याल था कि वो फौरी तौर पर शायद खान साहब से पीछे हट जाएंगी और शायद इतना उनका साथ ना दे सके, लेकिन उन्होंने बड़ा डट कर खान साहब का साथ भी दिया है, जेल भी काटी है और उसके बाद जब उन्हें बनीगाला मुंतकिल किया गया तो उन्होंने अपने लिए ये महल पसंद नहीं किया और उन्होंने कहा कि वो अडयाला जेल में आम कैदियों की तरह रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में उन्होंने तमाम तज्जिए गलत साबित किए। अच्छा, इसी पे मैं आगे बढ़ूंगा। उमर दराज, आपका रब्ता बहाल हो गया है और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि दूसरी जानिब साइफर केस का मामला भी हम देखें तो उसमें जो जस्टिस गुलशन औरंगजेब के रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने है। प्रोसिक्यूटर के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की है कि अब प्रोसिक्यूशन जो है वो आज़म खान के बयान की बजाय कैमरामैन के बयान पर इन्हिसार कर रही है, वो रिमार्क्स आपके सामने हैं, डिटेल्स आपके सामने। मेरा सवाल ये है कि क्या FIA की कारकर्दगी मायूस कुन है या वो कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर पाई, इसकी वजह से प्रोसिक्यूटर को ये सुनने में मिल रहा है? देखिए एतजाज, ये सारे के सारे सियासी केसेस हैं जिनके सियासी मकासद हैं और जो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बुनियादी तौर पे बनाए गए। उन केसेस में जान नहीं है। मैं आज जब वो देख रहा था कि जो साइफर वाला मामला है तो एक कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई तो वो यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर इस केस के अंदर हामिद अली शाह साहब की जगह पे कोई और प्रोसिक्यूटर होता तो आप जरा अदालत का रवैया देखते और जिस तरह से केस के पल्ले कुछ नहीं है, शायद सीनियर होने के नाते उनका बहुत एहतराम किया जा रहा है और वरना इस केस में कोई बात नहीं है। और ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनको खींच सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उनको तूल दे सकते हैं, लेकिन इन केसेस में जान नहीं है। पूरी की पूरी अगर आप उसकी केस फैक्ट शीट को देखेंगे तो आप एक आम जो आदमी है, जो लेमैन है, वो भी कहेगा ये केसेस किसने बनाए हैं, क्या सोच के बनाया है, किस तरह से ट्रायल को चलाया गया है। उसके बाद अब चूंकि जिस तरह बुशरा बीबी को वहां मुंतकिल कर दिया गया या बाकी चीजें हैं, तो अब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आप सजा सुना देंगे तो कोशिश ये है कि तब तक इसको खींचा जाए। असद तूर अभी हाल ही में आपको पता है कि उनके ऊपर वो केस बना, तो अब उनको जब इक्विटल हुआ, जिस तरह खालिद जमील साहब एक बार काबू आ गए थे तो इनको भी फिर इक्विटल हुआ, तो उसके ऊपर बड़ा एक दिलचस्प किस्म का तबसरा किसी ने लिखा। उनका नहीं, असल ये बात नहीं है कोई एक्विट हो गया है या किसी की जान छूट गई है। बुनियादी तौर पे हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस है ना, वो इटसेल्फ एक पनिशमेंट है। कल को इमरान खान का केस होगा या नवाज शरीफ का केस एट द एंड तो आप कह देंगे कि इसमें ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो जो आपने सजा देनी थी वो अदालत के फैसले के जरिए नहीं देनी थी, वो पूरे का पूरा प्रोसेस खुद एक सजा है जो आप काट चुके हैं। तो ये केसेस पाकिस्तान में पहले भी बनते हैं, लेकिन हमारी अदालतों को बहुत बाद में ख्याल आता है, फिर वो बताती हैं कि जी हाँ वो जुडिशल मर्डर हो गया, जी वो फलां मामले में इंटरफेरेंस हो गई। फिर अजहर जावेद साहब हमारे भाई हैं, जिस तरह वो तबसरा कर रहे थे, तो लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूं कि इस मुल्क के निजाम को सिर्फ शरीफ खानदान के गिर्द ना घुमाया जाए कि चूंकि शरीफ खानदान के साथ ये हुआ था तो तब मुदाखलत हुई थी, अब मुदाखलत नहीं हो रही। नहीं, देखिए अगर मुदाखलत आज हो रही है इसको आज रोक लें, कल को शरीफ खानदान के खिलाफ भी नहीं होगी, कल तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी नहीं होगी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नहीं होगी। अगर आप माजी में जाना चाहते हैं तो साकिब निसार साहब और शरीफ खानदान पे क्यों जाते हैं?
उससे भी पीछे चले ना। आप बताएं नवाज शरीफ साहब को लॉन्च कैसे किया गया था, आप बताइए नवाज शरीफ की पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या थी, और बताइए कि किसने उस वक्त मुदाखलत की थी। आप बताइए कि कैसे जब नवाज शरीफ की असेंबली टूटती थी तो सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी जज साहब के अजीज का उस दिन जनाजा होता था, उसके बावजूद वो आके पहुंच के अदालत लगा लेते थे। और बेनजीर जब अदालत लगाती थी तो जब उनका मामला आता था तो अदालतें उस तरह से बिहेव नहीं करती थी, तो फिर कहना पड़ता था कि जनाब अदालतें डोमिसाइल देखती हैं। तो ये माजी में जाएंगे तो फिर लंबी फहरिस्त है, फिर आप बहुत इससे भी पीछे जाने पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ प्रेसिडेंट सेट करना है। अच्छी बात है कोर्ट इंस्टीट्यूशन रिस्पांस का जो हमने वर्ड सुना था कल, वो 2 बेंच बैठ गए हैं होपफुली, क्योंकि हम यही तवक्को कर रहे हैं, यही कह रहे थे साहब कि जनाब ये जजेस खुद से क्यों नहीं एक्शन लेते। तो कल उम्मीद है हम सब उनको सपोर्ट भी करेंगे और सब कहेंगे अब उन्होंने खुद एक्शन लेना शुरू कर दिया तो बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसी पे मैं अजहर जावेद साहब आपसे ये सवाल एक उमर ने भी किया है कि अगर तारीख की बात करते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा जो मियां नवाज शरीफ मुस्तफ़ीद हुए हैं इस सिस्टम से, वो भी उसमें शामिल हैं और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी भी उन्हीं को करार दिया जाता है। इसके साथ साथ इसका भी जवाब चाहूँगा और साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अभी तक अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं, ये अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है तो हुकूमत के लिए कितनी सुबकी का बायस बनेगा? देखिए जी, बड़े अच्छी बात की उमर भाई ने, और मैं इस चीज की बिल्कुल हमायत करता हूँ कि पीछे तक जाएं, पीछे से पूछें क्या क्या किस तरह किस किसने किया, बिल्कुल जाएं पीछे, वहां पे चेक करें कि किसकी मुदाखलत से बिल्कुल नवाज शरीफ पे को एस्टेब्लिशमेंट में लॉन्च करने का एक इल्जाम लगता है, सही भी होगा। लेकिन जो चीज मैंने देखी, जिसका मैं गवाह हूं, मैं वो बताता हूँ। 2014 लंदन में लिए चलता हूँ, जब मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करता था तो यहाँ पे इमरान खान साहब को किसने लॉन्च किया? जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी आते हैं, यहाँ पे लंदन प्लान बनता है, बावर्दी शख्स आता है, पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक बावर्दी कर्नल आज भी जिंदा है, उससे पूछ लें, वो यहाँ बैठता है। तारुल कादरी को यहाँ इकट्ठा किया जाता है, जो शुजात चौधरी, परवेज लाई यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे लंदन प्लान बनता है, जो 2014 जिसमें धरना दिया जाता है वो होता है। उसके बाद आप चले जाएं, यहाँ से क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मैं अगर आप किसी की के हवाले से बात करेंगे तो लॉन्च अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नर्सरी एक ही है। इमरान खान साहब परवेज मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने उनका रेफरेंडम लगाया था। अगर आप और पीछे जाना चाहते हैं तो ज़ियाउल हक के साथ या नवाज शरीफ साहब ने ही इमरान खान को, अगर आपको याद हो तो, शौकत खानम के लिए फंड दिए थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, और यही वो अदालतें हैं। मैं रोना रोता हूँ इन अदालतों का, मैं रोना रोता हूँ इन जजेस का, मैं रोना रोता हूँ इस निजाम इंसाफ का। यही वही निजाम इंसाफ है जिसमें एक हाजिर सर्विस जनरल फैज अमीद शौकत अजीज सिद्दीकी के घर जाके कहता है कि आप हमारा साथ दें, नहीं तो हमारी ये 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये वही जो शौकत अजीज सिद्दीकी है जिन्हें बाद में निकाल दिया जाता है, और जो उसका बेनिफिशियरी होता है वो एक आज हाई कोर्ट का जज है। मैं इसी निजाम इंसाफ का रोना रोता हूँ कि जब एक GB हाई कोर्ट जो गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस एक हलफनामा लेके जाता है कि मुझे जिस चीज का पता है कि मुदाखलत की गई, तो यही जज जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो उनको ना सिर्फ तौहीन अदालत की बात करते हैं बल्कि कहते हैं कि ये चीज वापस लो, क्योंकि हम तो जज कभी भी इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। तो मेरी मुराद होती है इस निजाम इंसाफ से, इस निजाम इंसाफ को अगर ठीक कर लिया जाए, आज भी ठीक कर लिया जाए, तो आप इन जजेस की बात कर रहे हैं। मैं आज से 2 महीने बाद, सिर्फ 2 महीने बाद आप इसी प्रोग्राम में होंगे और मैं इस प्रोग्राम में होऊंगा। हम देखेंगे कि ये इनका जो नोटिस है उसका क्या बना। ये जजेस, ये जो अदलिया है, जो पुराने लोग थे जो पहले करते रहे हैं, ये जो एक सियासी हवाले से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, ये पहले भी इसी तरह होता रहा, तो ये मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहेगा। अभी खालिद जमील साहब ने बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि काजी फायद ईसा साहब एक तरफ और बाकी जजेस एक तरफ है, या उनका एक दड़ेबंदी हुई है। यही दड़ेबंदी, यही निजाम इंसाफ का जो तकसीम होना, अपनी फेवरेट चीजों पे लेके नोटिस ले लेना, दूसरे पे ना लेना। उमर अता बंदेयाल साहब ने क्या किया, उन्होंने पंजाब हुकूमत के मामले में क्या किया। आज अगर आप बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं तो बुशरा बीबी के खिलाफ जो इद्दत केस है, मैं कहता हूँ वो गलत है, मैं उसकी शदीद मजम्मत भी करता हूँ कि ये केस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर किरदार किसका गंदा है, किसने ये सारी चीजें आज तक होने दी है। यहाँ पे ये बड़ा अहम पॉइंट्स हैं जो आपके, ताकतवर है। देखिए निजाम जी अजहर जावेद साहब सिस्टम की बात कर रहे हैं, अदलिया का निजाम ठीक होना चाहिए। सही, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर उसका पूरी रेमेडी मिलती है, वो किसी जज जो है वो किसी सियासी शख्स से नहीं पूछता, वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछता। तो ये सारा आपको निजाम इंसाफ ठीक करेंगे तो ये नर्सरियां बंद हो जाएंगी, जहां से नवाज शरीफ आ सकता है या इमरान खान आ सकता है या दूसरे साहिबान आ सकते हैं।
ठीक है, निज़ाम ठीक होना चाहिए, चेहरे भी बदलते हैं, पर्सनैलिटीज़ भी बदलती रहती हैं। मैं इसी पे खालिद जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा। हम देख रहे हैं कि इस वक्त अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ मिल रहा है उसमें अब जाहिर है वो खासी उम्मीद जागी है, वहाँ से तारीफ भी सामने आ रही है। आप क्या समझते हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है? देखिए, दो चीजें बड़ी समझने की हैं। एक तो इंसाफ और रिलीफ में फर्क समझना चाहिए हमें। क्या इंसाफ मिल रहा है या रिलीफ मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि अभी पिछले चंद महीनों से जहाँ पे उन्हीं अदालतों ने, जहाँ पे अभी अजहर जिसका तस्करा कर रहे थे 2014 से 18 तक के मामलात का, इन अदालतों ने जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना या बाकी जो लोग थे उनके बहुत से केसेस को क्लियर किया है, वहीं पे यही अदालतें अब इमरान खान या इनसे मुंसलिका जितने केसेस हैं उनको भी देख रही हैं और उसी तरफ जा रही हैं जिस तरह से कानून और आइन के तकाजे पूरे किए जाते हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, देखें अभी इस प्रोग्राम के अंदर ही जिस तरह से उमर दराज की अपनी राय है, समीना की अपनी राय है, अजहर साहब की अपनी राय है, और हम अगर एक दूसरे को नोक झोंक करेंगे, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, तो असल में इस पूरे निजाम को चलाने वाला हाथ कोई और है। ये सब के सब पार्लिमान हो या सियासी जमातें हो या अदलिया हो, ये कठपुतली बने रहते हैं उन हाथों की जो पीछे दस्ताने पहन के बैठे हुए हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि तमाम स्टेक होल्डर आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें। एक कहे जी कि निजाम इंसाफ ठीक हो जाएगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, एक कहे जी सियासी जमातें गलत हैं, करप्ट हैं, बददियानत हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये ठीक होंगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन जो असल हाथ है उस तरफ लोग नहीं जाते। मेरा ये ख्याल है कि सियासी जमातें, चाहे वो तमाम की तमाम, हम किसी एक सियासी जमात को नहीं कह सकते, तमाम की तमाम सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो उसी नर्सरी से पैदा हुई हैं जिससे हम तनकीद कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इन सबको बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ करके और फिर ये देखना है कि पार्लिमान बालादस्त होता है जो कानून और आइन बनाता है। तो अगर ये तहिया कर लें कि हमने उन खुफिया दस्ताने पहने हुए हाथों के अंदर कठपुतली नहीं बनना, हमने वो काम करना है जो आइन और कानून है, तो पार्लियामेंट खुद ब खुद बालादस्त हो जाएगा, अदलिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, बाकी सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये आपस में लड़ते रहेंगे तो फायदा वो उठाएंगे जिनके हाथों में। ठीक है, वही बात आ गई कि मसाइल को जड़ से खत्म करना है और इसका हल भी वहीं से मुमकिन है। मैं समीना पाशा आपकी जानिब आऊँगा। आज जिस तरह से हम अदालती निज़ाम के ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे हैं और कुछ मुतालबात भी इस दौरान सामने आए हैं, मेरा सवाल ये है कि आज जेल से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि वो हामी भरते हैं कि आप किसी कमीशन की धरने से ले लें, 2014 के धरने से ले लें, उस वक्त से आप कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं, जबकि जो इल्ज़ामात उन पर लगे हैं इसकी भी उन्होंने तरदीद की है। अब आप समझती हैं कि दूसरी जानिब से भी हामी भर ली गई है तो इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। अब हुकूमत के पास क्या जवाब है इंक्वायरी कमीशन ना बनाने का? देखिए, हमारे मुल्क में तो कमीशंस की भी जो तारीख है वो कोई अच्छी नहीं है। या तो ये कमीशन से कभी कुछ निकला नहीं, अगर निकला है तो उन रिपोर्ट्स को दबा लिया गया है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अक्सर जो कमीशंस की जिनकी रिपोर्ट्स कभी सामने भी आई तो उनके ऊपर वैसे ही किसी ने एतमाद का इजहार भी नहीं किया। तो इसलिए कमीशन होना चाहिए, लेकिन अगर तो सही इंडिपेंडेंट पावरफुल कमीशन है कि जो सही तौर पर तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में भी खड़ा कर सके, उनसे पूछगछ भी कर सके और उसकी रिकमेंडेशंस पर फिर अमल भी और उसको सब तस्लीम भी करे, तो फिर तो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी जाती राय में ये जब हम बीच में डाल देते हैं ना चीजें कि जी वहां से शुरू करें, नहीं जी फिर वहां से शुरू करें, नहीं जी उससे भी पीछे से शुरू करें, तो इसका मतलब है कि आप शुरू करना ही नहीं चाहते। अगर आप किसी मसले का वाकई कोई मंतकी अंजाम चाहते हैं या कोई लॉजिकल कंक्लूजन चाहते हैं तो वो फिर आप उसको फैलाते नहीं हैं, आप फिर उसी एजेंडे पर रहते हैं कि जहां पर बात फंसी हुई है। अगर इस वक्त 9 मई की बात फंसी हुई है तो फिर आप 9 मई की तहकीकात करें। फिर अगर आप ये कहते हैं कि जी उसका अलग से देखें कि 2014 में फिर क्या हुआ, फिर वो कहेंगे जो आप उससे भी पीछे चले जाएं, फिर IGI में कैसे हुआ, क्या हुआ, तो फिर ये तो आप ना करने वाला काम कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक जब ना करने का बीच में एलिमेंट रखना हो ना, तो फिर ये सारे इफ्स एंड बट्स बीच में डाल दिए जाते हैं। कमीशन जरूर बनना चाहिए, मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए इस मामले पर, क्योंकि यहाँ पर अगर ISPR की तरफ से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उनका एक मौकिफ है, तो एक मौकिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, दोनों के मुख्तलिफ मौकिफ हैं, तो उसको कौन दुरुस्त मौकिफ है, किसका कितना कसूर है इस मामले के ऊपर, तो वो जाहिर है चीजें इंक्वायरी से ही साबित हो सकती है, तहकीकात से ही। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई कमीशन बनेगा, और खास तौर पर जितना उसको लंबा किया जा रहा है तो वो तो और इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी सीरियस नहीं है इस मामले में कि कमीशन बने।
ये इसी तरह ही हमारे यहाँ होता है, हर कोई अपना अपना नैरेटिव लेकर और उसी के ऊपर फिर सियासत करता चला जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये वाकया हो गया, बहुत इसके ऊपर आपने कर लिया, लोगों ने बड़ी सजाएं भी भुगत ली, कुछ ने जरूरत से ज्यादा भुगत ली। अब मेरा ख्याल है इसको खत्म होना चाहिए, दलदल से निकलना चाहिए और मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। बहुत इसके ऊपर हमने देख लिया है कि मुल्क को नुकसान हुआ है, मुल्क रुका हुआ है और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेरा ख्याल है अब इससे ठीक है। आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो कुछ हमने उस तरफ देखना हमारी चाहिए बिल्कुल, और रिपोर्ट्स भी पब्लिक होनी चाहिए। मैं बिल्कुल यकीनी तौर पर प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, वरना हम इस पर मजीद बात करते। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।